You have heard about the different types of farming like sustainable farming, terrace farming, intensive farming and extensive farming. But nowadays a new concept, a new technology is developed in farming system, and that is our carbon farming. So in this particular session we are going to discuss what exactly is carbon farming, and at the end of the session you all are able to answer this question. So before understanding the carbon farming, we are trying to split the term carbon and farming. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम सब ने पढ़ा है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन की बात करें तो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी, लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो कार्बन हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में जो कार्बन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सब ऑर्गेनिजम्स में ही कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है हम डिफरेंट टाइप की फूड्स कंज्यूम करते हैं। लाइक हमारी फूड में बात करें तो कार्बन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये सब मौजूद होते हैं। एनिमल्स के अलावा, क्योंकि ह्यूमन भी एक सोशल एनिमल है, तो ह्यूमंस के अलावा जितने भी और एनिमल हैं उन सब के अंदर भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट रहता है। अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग की केमिकल कंपोजिशन में अगर बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से अगर कार्बन की बात करें तो पर्टिकुलरली 18.5% कार्बन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इस तरह डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो ये जो 18.5% कार्बन है ह्यूमन बॉडी का, इसमें से कुछ कार्बन जो होता है वो हमारे लिए वेस्ट होता है, और ये वेस्ट रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज ये पॉइजनस गैस है हमारे लिए। तो ये कार्बन CO2 गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, और हम सबको पता है कि ये CO2 गैस जो है अल्टीमेटली कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स के लिए CO2 गैस बहुत अच्छी होती है, तो प्लांट्स उस CO2 गैस को कैप्चर कर लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम सबको पहले से पता है। अगर हम बात करें फार्मिंग की, तो फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग सिंपली अ प्रैक्टिस जब हम किसी पर्टिकुलर लैंड में क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं या फिर वी कैन से एनिमल्स को रियर करते हैं। तो ये दोनों प्रैक्टिस, क्रॉप कल्टीवेशन प्लस एनिमल रियरिंग, ये दोनों प्रैक्टिस को जब हम कंबाइन करते हैं दैट इज़ फार्मिंग। क्योंकि अल्टीमेटली फार्मिंग करने से हमको क्या होता है, ह्यूमन वेलफेयर होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर लैंड में क्रॉप्स कल्टीवेशन करेंगे तो हमको फूड कम्युनिटीज़ मिलती हैं। अगर पर्टिकुलर एरिया में या लैंड में हम एनिमल्स की रियरिंग करेंगे तो हमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं लाइक मिल्क, एग, मीट, ये सब हमको मिलते हैं। तो फार्मिंग इज़ ऑल अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्लस द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। एंड नाउ व्हेन वी कंबाइन द टर्म कार्बन फार्मिंग, अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है? सो अ कार्बन फार्मिंग रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि आप सबको पता है आज की डेट में हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा कार्बन जमा हो गया है, और कार्बन जमा होने की वजह से बहुत सारी समस्या आ रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बिकॉज कार्बन जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि कार्बन एक वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, गर्मी पैदा करने वाला। तो ग्लोबली अगर हम लेवल में देखें, ग्लोबल लेवल में जो कार्बन का कंसंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। आप सब ने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा, और आज की प्रेजेंट डेट में आपने एक टर्म और सुना होगा, हीट वेव। हीट वेव की वजह से क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हीट वेव का मतलब है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम आज 10 साल पहले का डेटा उठाएं और आज प्रेजेंट डेटा को देखें तो आज से 10 साल पहले टेम्परेचर कभी इतना सडनली राइज नहीं होता था। मार्च के महीने में ही हमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ दिख रहा है कि जो नॉर्मली होता नहीं है। तो ये जो हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, ये सब जो प्रॉब्लम है कार्बन की वजह से ही हो रही है। हमारे एटमॉस्फेयर में ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है। अब कार्बन फार्मिंग इसका एक सॉल्यूशन है, बिकॉज कार्बन फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम अगर स्मार्टली परफॉर्म करें तो हम कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने एटमॉस्फेयर से। कैसे? इसमें हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स को कल्टीवेट करना है जो कार्बन को ट्रैप करें। एंड वी ऑल नो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी में ये फिनोमिना प्रेजेंट रहता है कि वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकें। अब प्लांट्स जब कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस बायोमास। ठीक है,
मास का मतलब होता है जो भी हम एडिबल पोर्शन होता है प्लांट का वो प्रोड्यूस होते हैं। जब सपोज बात करें अगर हम किसी सीरियल की, अनाज की, जैसे गेहूँ, चावल, तो इनके केस में क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। उसके बाद वो कार्बन क्या करता है, प्लांट्स में फूड जनरेट करता है, और उसके बाद ये कार्बन क्या बनाता है, जैसे अगर धान गेहूँ की बात करें तो उसमें जो बीज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, एडिबल पोर्शन होता है, वही प्लांट बायोमास होता है। इस तरह से अगर हम बात करें फ्रूट्स की या वेजिटेबल क्रॉप्स की, तो उनके अंदर भी सेम प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन को कैप्चर करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर करके अपना बायोमास यानी जो भी फल होता है उसमें लगा हुआ वो बनाएगा, तो वो होता है प्लांट बायोमास। इसके अलावा जो सॉइल होती है, मिट्टी, वो भी क्या करती है, कार्बन को कैप्चर करने का काम करती है। तो जितना भी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो कार्बन को कैप्चर करके अपने सॉइल के अंदर एक ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं वो जनरेट करती है। और अल्टीमेटली जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है या ह्यूमस होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही पूरा कंसेप्ट है कार्बन फार्मिंग का। ठीक है, तो कार्बन फार्मिंग का जो कंसेप्ट है उससे दो बातें निकल कर आई हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है ताकि प्लांट्स इस कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकें, प्लस हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखना है। ओके, आज की डेट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, सीमेंट का यूज़ हो रहा है, और आपको पता ही जो सीमेंट होता है ये सीमेंट कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो जितनी ज़्यादा आज हमारी सड़कें बन रही हैं सब सीमेंट की बन रही हैं, तो सीमेंट कार्बन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इस कारण हमारा जो कार्बन वेस्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जा रहा है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ मिट्टी आज भी प्रेजेंट है, जैसे गांव वाले एरियाज़ में चले जाएं या फॉरेस्ट एरिया में चले जाएं, वहाँ पे जो सॉइल है वो आज भी प्रेजेंट है। तो सॉइल की सॉइल में ये कैपेसिटी होती है कि कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो सिंपल कार्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट इसी चीज़ को देखते हुए बनाया गया है आज की डेट में, बिकॉज आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए, कम करने के लिए हमें कार्बन फार्मिंग इस टेक्नोलॉजी के सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें कार्बन फार्मिंग का पूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, तो कार्बन फार्मिंग का जो कंसेप्ट होता है वो हर चीज़ को बैलेंस करने का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अल्टीमेटली कार्बन फार्मिंग में प्लांट्स का जिक्र होता है कि प्लांट्स ग्रो करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अपने अंदर ले सकें। लेकिन हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इस तरह से बेटर वे में कर सकते हैं परफॉर्म कि वो भी कार्बन को कैप्चर कर सकें। अल्टीमेटली एग्रीकल्चर में भी हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो प्लांट्स थोड़े छोटे होते हैं, बट नो डाउट प्लांट होता है, कार्बन तो कैप्चर करेगा ही। तो हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, लाइक आप फिगर में देख रहे हैं कौन ग्रो रहा है, मक्का, तो मक्का भी अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसमें भी अगेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होगा। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन पेड़ अपने अंदर लेगा, कार्बन जब अंदर लेगा तो बायोमास जनरेट होगा, उसकी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होगी तो हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज़ कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह कारण हमारी जो नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं, नेचुरल इंसेक्ट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो इंक्रीज़ होंगी, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फिगर में बटरफ्लाई या हनी बी, ये सब इंक्रीज़ होंगे, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। तो आपको पता है हनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर का काम करती है। तो प्लांट्स का पॉलिनेशन इंक्रीज़ होगा, पॉलिनेशन इंक्रीज़ होगा तो उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा प्रमोट होगी। इसके अलावा जो भी हमारी बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें भी CO2 होता है प्रेजेंट, फोटोसिंथेसिस के दौरान उनमें भी बायोमास जनरेट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो समुद्र में या एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स होती हैं, समुद्र के अंदर जो रहते हैं, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज़ होती है, डिफ्यूज़ होकर उनके अंदर से रिलीज़ आउट होती है, और ये रिलीज़ होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। अब इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, हमारे क्रॉप्स प्लस हमारी सॉइल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट बिहाइंड कार्बन फार्मिंग। ओके, नाउ the next question arises is what is the significance of carbon farming? So there are total 4 important significance. First one is climate change mitigation. अगर हम कार्बन फार्मिंग को सही ढंग से, सही वे से अगर हम इसको स्टार्ट कर देंगे तो पहला जो चीज़ जो हमें सामने आएगी बेनिफिट, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है। ठीक है, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी है, ठंड में बहुत अधिक ठंडी है। इसका मेन रीज़न ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है कि ये सारा वेस्ट मटेरियल हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो जितने भी कार्बन था वो हमारे एटमॉस्फेयर में आया है। अब कार्बन का काम होता है ग्लोबल
लेवल पे वार्मिंग करना, उसको हीट अप करना। तो पूरी धरती ही जो है ये वार्म होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे जो पोलर आइस कैप्स होते हैं या ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के चट्टान होते हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो वो पिघलते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अननेसेसरी फ्लड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब होता है क्लाइमेट चेंज के कारण। बारिश के मौसम में बारिश ठीक टाइम पे नहीं आ रही है तो कम आ रही है। ये सब ऑल आर क्लाइमेट चेंज, जो कि ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। सेकेंड बात करते हैं सॉइल हेल्थ इनरिचमेंट। अगर हम कार्बन फार्मिंग को प्रैक्टिस करने में ले आएँ तो कार्बन फार्मिंग की वजह से सॉइल हेल्थ इनरिच होती है, बिकॉज सॉइल क्या करती है, कार्बन को इंट्रैप करेगी। जितना भी एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको ट्रैप करने के बाद अपना ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करेगी, ह्यूमस बनाएगी, और ये ह्यूमस हम प्लांट ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी इनरिचमेंट। अभी जो हमने प्रीवियसली फिगर देखा था, इमेज उस पिक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे। क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे तो कार्बन उसमें यूज़ होगा, बायोमास जनरेट होगा, यील्ड इंक्रीज़ होगी। तो अल्टीमेटली हमारी जो डिपेंडेंसी है फर्टिलाइज़र्स पे वो कम हो जाएगी। हम कम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर वी कैन से ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है, मतलब इस बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वो सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग है तो हनी बीज का होना भी इम्पॉर्टेंट है, बटरफ्लाइज का होना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे एनिमल स्पीशीज़ और बर्ड्स जो हैं उनका भी हमारे इन्वायरमेंट में रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम कार्बन फार्मिंग करने लगे तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप मेंटेन रहेगी। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब कार्बन फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हमको लोगों की ज़रूरत होगी, और लोग आएंगे, अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे उनका कुछ इनकम होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो कंट्री का जीडीपी है उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कार्बन फार्मिंग जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ह्यूमन की इनकम को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन फार्मिंग करनी कैसे है, व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन द कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग करने के लिए हमें डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करनी होगी। फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखो, आप हाल ही में देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे जंगल को काट के वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉरेस्ट अगर हमारे पास रहेंगे, हमें फॉरेस्ट को इस तरह से मैनेज करना है कि वो अच्छे से रिटेन रहें। फॉरेस्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्बन एटमॉस्फेयर में जो है वो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्लांट यानी ज़्यादा कार्बन का एब्जॉर्प्शन। सेकेंड वन इज़ ग्रासलैंड कंजर्वेशन। ग्रासलैंड आपको सबको पता है, तो ग्रासलैंड भी हमारी दुनिया में जितने ज़्यादा होंगे, आजकल ग्रासलैंड ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि लोग अपने ज़मीन लेके घर बना रहे हैं। तो ग्रासलैंड अगर हम जितने ज़्यादा कंजर्व रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा कार्बन एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि ग्रासलैंड में भी अल्टीमेटली होता क्या है, ग्रास होती है, घास होती है, वो घास होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर है तो वही काम होगा, कार्बन फोटोसिंथेसिस का होगा काम, फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन आके ट्रैप होगा। नेक्स्ट वन इज़ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। ओके, कार्बन फार्मिंग की वजह से हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, सनलाइट है, वाटर है, जो विंड है, इन सब का अल्टीमेटली बेटर तरीके से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एग्रीकल्चर टेक्निक, हम एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको हम इस तरह से बेटर वे में परफॉर्म करें कि कार्बन एब्जॉर्प्शन हो सके। लाइक हम नॉर्मल जब क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइस होता है, पैडी, जब हम उसका क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं पैडी का, एट लास्ट हमको जो मिलता है उसका स्टॉक्स वगैरह, उसका स्ट्रॉ जो मिलता है जिसको हम पराली बोलते हैं, उसको हम जला देते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक सही प्रैक्टिस नहीं है। बिकॉज पराली को जलाने से ही क्या होता है, जलाने से ही कार्बन जनरेट होता है, ये कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये जो है बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको हम किसी दूसरे पर्पस में भी हम पराली का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रैक्टिस सुनी होती है मल्चिंग में अभी हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को कवर कर देते हैं। ठीक है, या फिर वी कैन से मल्च क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं, कवर क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हम इन प्रैक्टिस का यूज़ करें, ठीक है, मल्चिंग हो गया, यूजिंग कवर क्रॉप्स, ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सब का अगर हम प्रिसीशन तरीके से यूज़ कर सकें, प्रिसीशन फार्मिंग होती है, इन सब प्रैक्टिस को अगर हम इन्वॉल्व करें अपनी एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो हम कार्बन फार्मिंग का ही एक तरह से मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा रोटेशनल ग्रेजिंग। रोटेशनल ग्रेजिंग हम बात करते हैं जो हमारे ग्रेजिंग वाले एनिमल्स होते हैं, जब हमको चरने के लिए भेज देते हैं तो हम एक्सेसिव ग्रेजिंग ना कराएं। सपोज़ पर्टिकुलर एनिमल का लॉट है,
चाहे वो हमारी गोट है, बफेलो है, काऊ है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग करती है, तो ज़्यादा टाइम तक अगर वो वहाँ ग्रेस करेगी तो वहाँ की वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। वेजिटेशन जब ख़त्म हो जाएगी, जो उसके नीचे सॉइल होगी वो एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी, और सॉइल जैसे एक्सपोज हो जाएगी तो सारा का सारा कार्बन जो है वो रिलीज़ आउट होने लगेगा। तो हमें सॉइल को भी कंजर्व करना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्रेजिंग नहीं करानी है, डिफरेंट लोकेशंस में हम ग्रेजिंग कराएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स में आए थे। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली। सो आई होप यू हैव रीड ऑल द ऑप्शंस। सो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें सारे ऑप्शंस को, तो उसमें से बेस्ट आंसर कौन है जो कार्बन फर्टिलाइजेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी। ए ऑप्शन इज इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके, अगर हम प्लांट्स को ग्रो करेंगे, प्लांट्स कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो यही हमारा, इसी को हम कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को कौन डिफाइन कर सकता है, ठीक है। इट मेजर्स इट मॉनिटरी वैल्यू ऑफ, ठीक है। ऑप्शंस आर गिवन, यू कैन रीड एंड ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन ए, दैट इज लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टर्न्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन अ गिवन ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर एक साल में हमारी कंट्री में जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, उसमें से सब में से कार्बन निकल रहा है। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्हीकल्स वगैरह, उनमें से भी कार्बन निकल रहा है। तो एक साल में टोटल कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, और उस कार्बन इमिशन की वजह से हमें कितना डैमेज, लंबे टाइम तक डैमेज फेस करना पड़ रहा है, उसी को हम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कार्बन फार्मिंग का जो हमने आज डिस्कस करा है।